चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे रह गए थे पिछली वीडियो में। तो जो हमारा सबसे पहला आज का टर्म है वो है रेसिप्ट्स। तो रेसिप्ट्स ना मेनली ना इनकम ही होती है एक टाइप की। अब इसके ना ये दो कैटेगरी में मतलब डिवाइडेड होते हैं। तो इसकी जो पहला होता है वो होता है रिवेन्यू रेसिप्ट्स होता है एक, और एक होता है कैपिटल रेसिप्ट्स। ठीक है। तो अब देखो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो होता है जैसे कि हमने कहीं काम किया, हम कहीं जॉब करते हैं ना, और 1 मंथ तक हमने जॉब किया, फिर हमें सैलरी मिली। तो वो सैलरी जो है वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, क्योंकि उसके लिए हमने अपने से कुछ बेचा है। क्या कुछ हमने बेचा तो नहीं है, लेकिन हमें इनकम हुई है। तो जो हमने मेहनत किया है, जो मतलब हमने बिना किसी चीज़ को बेच के अर्न की है, वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। और कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती है जैसे कि आपके घर में कोई फर्नीचर बना था, तो वो आपकी कैपिटल है ना, पूंजी है आपके एक तरह से। तो अगर उसने आपने मतलब कि उस चीज़ को बेच दिया और फिर जो आपको इनकम जनरेट हुई, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो रिसिप्ट्स मतलब इनकम ही होती है, और रिवेन्यू मतलब कि वो इनकम जो आपने बिना अपने एसेट्स को सेल करके जनरेट किया। और कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब वो रिसिप्ट जो अपने कैपिटल को आपने सेल करके रिसीव किया। क्योंकि जो कोई भी एसेट्स है आपकी, आपके घर में है या फिर आपके बिजनेस में है, वो आपकी कैपिटल है, वो आपकी पूंजी है। तो आपने अपनी पूंजी बेच के कोई इनकम जनरेट किया, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट्स। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो देखो डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं। आपने मतलब कभी उधार में किसी से सामान लिया होगा, किसी शॉप पे गए होंगे, आपके जान पहचान के होंगे, तो आपने उनसे उधार में सामान खरीदा होगा, या फिर किसी जो आपके जान पहचान वाले होंगे उसको आपने कुछ उधार में बेचा होगा। तो जो उधार में जिसको उधार हम देते हैं, मतलब कि मान लो कि आपका मतलब एक फर्नीचर शॉप है, आपने एक सोफा सेल किया है, आपके जानकार थे मतलब जिसने परचेज किया है, तो आपने उसको उधार में दे दिया। तो वो जो बंदा है ना जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, वो आपका डेटर्स है, लेकिन इसकी स्पेलिंग आप देखना, इसमें मैंने क्या लिखा है, DEBTORS, मतलब ये बी दिखाया है मैंने, तो इसको क्या होना चाहिए, डेटर्स होना चाहिए। बट ये बी ना यहाँ पे साइलेंट है, ये डेटर्स बोला जाता है, इसे डेटर्स पढ़ेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डेबिट है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट देखते हैं। तो डेबिट मतलब पता क्या होता है, आपके बैंक से मैसेजेस आते हैं ना, कि मतलब कि आपके अकाउंट्स में 10,000 रुपये डेबिट हो गए, या फिर आपके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हो गए। तो इसका बेसिकली मतलब ना बिल्कुल उल्टा होता है जो अब तक हम सोच रहे थे। हम क्या सोच रहे थे, डेबिट मतलब हमारे पास से चले जाना, क्रेडिट मतलब हमारे पास आना। बट डेबिट का मतलब होता है हमारे पास आना, और क्रेडिट का मतलब होता है हमारे पास से जाना। क्योंकि जो मैसेज आते हैं हमारे बैंक से आते हैं, और बैंक ये मैसेज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भेजता है। मतलब कि क्रेडिट मतलब आपके पास आ गए, ठीक है, और बैंक के पास से चले गए, और आपके पास आ गए। तो बैंक के पास चले गए ना बैंक से, तो बैंक के लिए वो क्रेडिट था, इसलिए उसने क्रेडिट लिख के आपको भेजा, जिसको आपने ये समझा कि क्रेडिट का मतलब आना होता है, बल्कि क्रेडिट का मतलब जाना होता है। और डेबिट मतलब क्या होता है कि आपके पास से चले गए। तो डेबिट मतलब आपके पास से तो चले गए, लेकिन बैंक के पास आ गए, बैंक को मिल गए, इसलिए वो डेबिट हो गया। तो इसका मीनिंग हम अब तक उल्टा समझ रहे थे, तो अब समझ में आ गया आपको। डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। अब जो नेक्स्ट है वो है बैड डेट्स। तो डेट्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे था डेटर्स, आपने समझ लिया, तो वही डेट्स है, ये डेटर्स वाला ही डेट्स है। और बैड मतलब क्या, बुरे, मतलब कि वो डेटर्स जो डूब गए, जो हमें पैसा नहीं देंगे, जो बैड हो गए, जो कह रहे हैं कि भाई अब नहीं देंगे पैसा हम, तो वो ना जो मतलब पैसा लेके भाग गए। आपने किसी को उधार में माल बेचा था और वो बंदा भाग गया, आपको पैसे नहीं देने वाला, तो वो बैड डेट्स हो गया, मतलब आपके पैसे डूब गए, तो उसको बैड डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। तो ये तीनों पॉइंट ना ध्यान से देखना, ये थोड़े ना रिलेटेड है। इंसॉल्वेंट मतलब पता क्या है, इंसॉल्वेंट मतलब वो डेटर्स, मतलब मैंने पिछले एग्जांपल में आपको ये बोला था कि आपने एक चेयर बेची है किसी को जो आपके जानकार थे 10,000 की उधार में। तो मान लो कि जिसको आपने बेचा था, मतलब कि चेयर बेचा था, वो अब इस कंडीशन में ही नहीं है कि आपका पैसा दे सके, मतलब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब वो स्थिति में ही नहीं है कि वो आपको पैसा लौटा सके। दिवालिया वर्ड आपने सुना होगा हिंदी में, दिवालिया का मतलब ही इंसॉल्वेंट होता है। और ये इंसॉल्वेंसी जो है ना, ये कोर्ट डिसाइड करती है कि ये बंदा सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, ये देने की स्थिति में है या नहीं है। तो ये कोर्ट द्वारा डिसाइड होता है कि कोई मतलब इंसॉल्वेंट जब हो जाए। तो इंसॉल्वेंट मतलब क्या, कि वो बंदा जिसको आपने माल बेचा था, वो अब देने की स्थिति में ही नहीं है, वो दिवालिया हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब इसका जस्ट अपोजिट, जो देने की स्थिति में है,
मतलब कि वो पैसा आपको देगा, रिकवर होगा, देने वाला है, उसके पास है, इतना सफिशिएंट है कि वो आपको दे सके वापस, तो वो सॉल्वेंट। एंटिटी का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी फर्म जो अभी इनकम अर्न कर रही है, सिंपल भाषा में यही, जैसे कि हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो इनकम अर्न कर रही है, तो ये जो रिलायंस कंपनी है ना, ये एंटिटी है। इसको हम सिंपल सा इतना ही देखेंगे कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। कोई यूज वैसे इतना इसका यूज नहीं है, कहीं आप सुनोगे भी नहीं इस वर्ड, ये बस बेसिकली टर्म्स में था इसलिए मैंने बता दिया। बुक वैल्यू, कोई भी सामान, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर पे एमआरपी 30 की है, 30 की है, मतलब 30 इसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इसकी 30 है। लेकिन ये पता है क्या है, देखो ये सही से चल नहीं रहा, खराब हो गया, ये खराब हो गया ना, तो अब मान लो इसका इतनी पूरी तरह से खराब तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो मैं इसको सेल करूंगा, तो अभी कोई बंदा मुझे 30 की नहीं लेगा, ये बोलेगा भाई ये सही से नहीं चल रहा, मैं 30 की नहीं लूंगा, मैं 10 की लूंगा या 15 की लूंगा, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो आपको पता चल जाएगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू मतलब इस टाइम पे मार्केट में इस मार्केट की क्या वैल्यू है, और बुक वैल्यू इसकी बुक मतलब इसकी एमआरपी कितनी थी, इसका मतलब जो प्राइस था वो कितना था, वो इसकी बुक वैल्यू थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वाउचर। वाउचर पता क्या होता है? कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने बिल देखा होगा, बिल आपको मिलता है, शॉप पे जाते हो, आपने कोई सामान परचेज किया और आपको एक बिल मिला या कैश मेमो मिला, तो ये जो बिल होती है, या फिर आपने अपने ट्यूशन में अपनी फीस बढ़ी तो आपने उस मतलब ट्यूशन वाले ने आपको रिसिप्ट दिया या आपने पेमेंट कर दिया, तो ये जो सारे बिल्स हैं ये क्या है, लीगल है ना, कि आप मतलब किसी मतलब कभी केसेस करना हो कि मैं तुम्हें रिसिप्ट मिल गया है, लेकिन ट्यूशन वाला तुम्हें कह रहा है कि भाई साहब तुमने पैसे नहीं दिए, तो तुम बोलोगे ये देखो तुम्हारा रिसिप्ट, ये लीगल है, कोर्ट में जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, तो ये एक्शन ले सकते हैं क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। तो लीगल डॉक्यूमेंट मेनली बिल्स वगैरह, कैश मेमो, रिसिप्ट, ये सारे वाउचर होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये मार्कर 30 रुपए की एमआरपी है, मैंने इसको 15 रुपए में बेचा, तो जो 15 रुपए मैंने बेचा, तो जो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये गुड्स था, इसको मैंने कितने में बेचा, जिस कॉस्ट में मैंने इस मार्कर को बेचा वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब क्या, ये 30 रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, 30 रुपए नहीं होगी, इसकी 15 रुपए होगी, क्योंकि मैंने 15 रुपए में इसको बेचा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब, ट्रेड का मतलब पता है व्यापार, और पेबल मतलब हमें जैसे देना होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने आपको डेटर्स बताया था, डेटर्स बताया था ना, कि डेटर्स मतलब जिसको हमने उधार में माल बेचा है, वैसे हमने भी किसी से उधार में खरीदा होगा, जैसे कि हमारी फर्नीचर शॉप थी, हमने किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से 2-4 चेयर जो है 50,000 के लगभग उधार लिए हैं, तो वो हमारे क्या है, ट्रेड पेबल है, उन्हें हमें पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर भी कहते हैं, क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर और ट्रेड पेबल सेम है, और डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल सेम है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल मतलब समझ गए कि जिसे हमें देना है, उधार में हमने जिससे खरीदा है और हमें वो उधारी जिसको चुकानी है, वो हमारे ट्रेड पेबल है, और ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स सेम होते हैं। मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल जिससे हमें ट्रेड के पैसे रिसीव होने हैं, मतलब हमने किसी को कुछ उधार में बेचा था, उससे हमें पैसे वापस लेने हैं। अब गेन मतलब पता है क्या होता है? गेन मतलब वो इनकम होती है ना, जो मतलब कि हमेशा नहीं होती, कभी हो जाती है बाई चांस। जैसे कि हमारा मतलब कि एक ट्यूशन सेंटर था, ठीक है, वहाँ पे डेली अखबार आता था, ठीक है, तो वो रद्दी हो जाती है, तो हमने जो रद्दी बेच ली और उससे इनकम हुआ, वो हमारे लिए क्या था, रिवेन्यू। मतलब कि जो हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उससे तो इनकम नहीं हुई थी, या हमने कोई बिजनेस किया था उसमें हमारे कोई सामान बेच के तो इनकम नहीं हुई, ये एक्स्ट्रा इनकम थी जो कहीं से हमें जनरेट होगी, तो उस इनकम को हम गेन कहते हैं। जैसे कि मान लो आप हो और मतलब आप किसी ट्यूशन टीचर को जानते हो, और आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है भैया यार एक ट्यूशन बता दो जहाँ मैं पढ़ सकूँ, तो आपने मतलब उस ट्यूशन टीचर का नाम बता दिया, और उसको आपने ट्यूशन टीचर से ना बोला कि इस बच्चे की फीस से मैं 100 रुपये का कमीशन लूँगा, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी गेन है। हमेशा तो नहीं होती ना, कभी कभी हो गई तो हो गई, तो गेन समझ गए, गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। अब देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है जो भी ऑपरेशन हमने किया उससे जो हमें रिवेन्यू जनरेट हुई वो होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि मान लो हमने चेयर बेची थी, हमारी फर्नीचर शॉप थी, तो हमने चेयर बेचे, सोफा बेचे, इन सबको बेच के जो इनकम हमें रिसीव हुई, जो सेल करने के बाद जो हमें सेल करने से इनकम रिसीव हुई, वो होती है हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमने कोई ऑपरेशन किया उससे हमें रिवेन्यू रिसीव हुई। ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे, मतलब जो हमने सामान बेचा है, खरीदा है, तो जो हमने सामान सेल किया है उससे हमें कुछ इनकम मिली है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब किसी सामान की क्या वैल्यू है, क्या कॉस्ट है, जैसे इस मार्केट की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, तो कॉस्ट समझ गए। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का मतलब कि आपने एक बाइक खरीदी थी,
ठीक है। जब आपने उसको ब्रांड न्यू खरीदी तो 80,000 रुपये की आपने एक बाइक खरीदी, ठीक है, 80,000 की आपने एक बाइक खरीदी। अब आपने जो 80,000 रुपये की बाइक खरीदी थी वो आपको पसंद नहीं आई, 1 महीने बाद आप चाहते हो उसे बेच देना, तो क्या कोई बंदा उसे 80,000 में लेगा? कोई नहीं खरीदेगा, बोलेगा भाई ये पुरानी हो चुकी है। मतलब कि नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से इस 80,000 की बाइक का रेट जो है कुछ कम हो जाता है, कुछ कम हो गया। वो बंदा कितने में लेगा 1 महीने बाद? 70 की लेगा या फिर 60 की लेगा या 75 की लेगा, लेकिन 80 में तो कोई भी नहीं लेगा, पूरी पूरी वैल्यू तो कोई भी नहीं देगा। बोलेगा भाई 80,000 की मैं तेरे से लूंगा, इससे बढ़िया मैं शोरूम से नहीं लेके आऊँ ब्रांड न्यू। इसलिए जो नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से किसी भी गुड्स की, किसी भी सामान की जो वैल्यू कम हो जाती है, तो उस वैल्यू को कम होने का जो होता है, कम होता है, वो डेप्रिसिएशन होता है। समझ गए डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब प्रोप्राइटर आपने देखा होगा दुकान के बैनर पे या फिर किसी कंपनी के बैनर पे लिखा होता है नीचे प्रोप्राइटर का नाम, तो वो प्रोप्राइटर मतलब ऑनर होता है, मेनली प्रोप्राइटर ऑनर ही होता है, जो मतलब मालिक है, मालिक को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। एंट्री मतलब पता है, एंट्री सिंपल सी है, ये एंट्री मतलब अंदर जाने वाला एंट्री नहीं है। एंट्री का मतलब है जैसे कि मैंने कोई सामान खरीदा या बेचा था, तो जो बेचा और खरीदा था उसका रिकॉर्ड हम कहीं रखते हैं ना, हम बुक्स बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स में हम लिखेंगे जैसे कि मैंने ये 10 रुपये का मार्कर बेचा, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, कहीं जर्नल बनाऊंगा इसकी, तो जो रिकॉर्ड करने की जो मैं एंट्री पास करूंगा, जैसे कि इसको, इस मार्कर को मैंने बेच दिया 10 रुपये में, तो इसकी मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश में बेचा मैंने तो कैश या बैंक, कैश में मैंने बेचा इसको तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज 10 रुपये। ये जनरल है तो मैंने ये एंट्री कर दी, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट देखो बिल्स पेबल। अच्छा ये पॉइंट रिपीट हो गया, नहीं सॉरी, बिल्स पेबल मतलब पता है क्या है? बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल सेम ऐसा ही है ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल की तरह, बट इसमें डिफरेंस पता है क्या है? देखो जैसे कि मान लो कोई बंदा आया था, ठीक है, और उसने आपको बोला कि भाई साहब मुझे 50,000 का सामान उधार में चाहिए, तो आपने क्या बोला कि भाई मैं तुझे जानता नहीं, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तो मैं तुझे सामान कैसे दे दूँ? तो वो क्या करेगा? वो बिल दे देगा आपको, एक बिल बना के देगा कि मैं 2 या 3 महीने बाद, उस बिल पे लिखा होगा कि मैं इनके 50,000 रुपये वापस करूँगा। तो वो बिल्स क्या होता है? एक लीगल एविडेंस होता है, जो कि अगर वो बंदा नहीं दे तो आप उसके खिलाफ लीगली एक्शन ले सकते हो। तो मतलब क्या है? आपको एक बिल रिसीव हुआ है, तो जिससे आपको बिल रिसीव हुआ है वो है बिल्स रिसीवेबल। और मान लो आपने किसी से उधार सामान खरीदा है, आप पे किसी को ट्रस्ट नहीं है कि भाई हमें नहीं ट्रस्ट कि तू हमें पैसा वापस करेगा, तो आपने बोला भाई देख ले मैं बिल लिख के दे रहा हूँ, तो मुझे सामान दे दे। तो आपने मतलब क्या किया? बिल दिया ना, किसी को बिल दिया। वो बिल क्या था? लीगल डॉक्यूमेंट था कि अगर आप उसके पैसे नहीं चुकाते हो तो वो आपके खिलाफ लीगली एक्शन ले लेगा। तो मतलब कि आपने किसी को बिल बना के दिया, बिल्स पेबल, इसको हम शॉर्ट में बीपी और बीआर कहते हैं। आप मेनली यही वर्ड सुनोगे, आगे जब आप पढ़ोगे तो बीपी और बीआर ही ज़्यादा सुनोगे। नेक्स्ट हमारा गुड्स है। तो गुड्स मतलब वो सामान होते हैं, गुड्स मतलब वो सामान जो हम अपने बिजनेस में फर्दर रीसेल करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हर सामान को गुड्स नहीं कह देंगे। मान लो आपका जो एक फर्नीचर शॉप था, वहाँ पे जो चेयर्स थी, सोफे थे, बेड्स थे, वो आपके गुड्स थे, ना कि आपके फैन गुड्स थे। फैन आपके गुड नहीं थे, ठीक है। आपके गुड्स क्या थे जो आप फर्दर रीसेल करोगे? फैन तो आपने अपने कंफर्ट के लिए लगा रखा है, बेचोगे तो आप सोफा चेयर बेड ना, तो जो आप फर्दर रीसेल करोगे वो गुड्स होता है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।